हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज के इस टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में। तो प्रीवियस जितनी भी हमने प्रोसेस पढ़ी अभी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, कोडोमिनेंस हो, प्लियोट्रॉपी हो, तो बेसिकली ये सभी की सभी स्टडीज़ जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर ही हम लोग जनरली स्टडी करते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पार्ट 1, इसमें बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। और स्टार्ट करता हूं मैं आपको ये बताना सबसे पहले कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्या होता है। तो आपको मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की ओर ले जाता हूं और वहां हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या देखा कि जब भी हम कोई भी इनहेरिटेंस की स्टडी वन कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर करते हैं तो जनरली उसे हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहते हैं। सिमिलरली इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए और उनसे ये इंफॉर्मेशन उन्होंने जानी कि किस तरीके से किसी एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस वेरियस प्रोजेनीज में F1 और F2 जनरेशन में होता है, तो अब उनके दिमाग में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर दो कैरेक्टर्स को लेकर या दो कैरेक्टर्स के दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किए जाएं तो फिर देखना होगा कि दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन प्रोजेनीज में कैसे होता है। मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मेंडल ने ऐसे दो पेरेंटल पी प्लांट के बीच भी क्रॉस किए थे जिनमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स या दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किया। और इसके पीछे रीजन ये था कि वो वेरीफाई करना चाहते थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट उन्हें मिला था, यानी कि एक कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है या एक कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं या दो अलील्स होते हैं उनका जो सेग्रीगेशन होता है वो F2 जनरेशन में 3:1 होता है। इसको वेरीफाइड करना चाहते थे मेंडल, और साथ में ये भी जानना चाहते थे कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर या दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर दो पेरेंट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किया जाएगा तो आखिर इनका इनहेरिटेंस जो है वो कैसे होगा। तो ओवरऑल इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का मतलब बहुत सिंपल है, यानी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस की इस तरीके से कि आप दो पेरेंटल प्लांट को लेते हैं जिसमें से एक पेरेंटल प्लांट जो है वो किन्हीं दो कैरेक्टर को लेकर दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स रखता है, सिमिलरली दूसरा पेरेंट भी दो कैरेक्टर्स के बेसिस पर दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स रखता है। अगर आप उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन की प्रोजेनीज को ऑब्टेन करते हैं और आप देखते हैं कि आखिर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो क्या मिल रहा है, तो दिस इज द कंप्लीट साइंटिफिक बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस of two characters or two pair of contrasting trait is known as inheritance of two gene। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेकर जब हम हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करते हैं तो उनको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सिमिलरली जब हम दो कैरेक्टर्स या उनके दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेकर कोई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करते हैं तो ऐसे क्रॉसेस को जनरली हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस? तो जब भी आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करेंगे, यानी कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे किसी एक जीन को लेकर या एक जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेकर, तो वहां पर जो क्रॉस आप कंडक्ट करते हैं वो मोनोहाइब्रिड है। लेकिन जब आप दो कैरेक्टर या टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करते हैं तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि जब भी आपको एक कैरेक्टर को लेकर इनहेरिटेंस की स्टडी करना है तो आप क्या कंडक्ट करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि टॉल प्लांट लिया और दूसरा प्लांट आपने डॉर्फ लिया, पर दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिफरेंट है पेरेंट्स के, बट कैरेक्टर एक ही है वहां पर, हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो कैसे आपको देखने को मिलेंगे क्रॉस? कि आप यहां पर दो पेरेंट को लेंगे और दोनों पेरेंट जो होंगे वो दो कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिफरेंट रखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंटल प्लांट को आपने लिया है और उसमें कैरेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सीड की वो राउंड शेप ऑफ सीड रखता है, एंड कलर ऑफ सीड के बेसिस पर वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मान लीजिए येलो कलर ऑफ सीड रखता है, तो दूसरा पेरेंट आप लेंगे जिसमें कैरेक्टर सेम होंगे, यानी कि शेप ऑफ सीड के बेसिस पर वो कैरेक्टर सेम होगा लेकिन उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दूसरे पेरेंट में क्या होगा? ग्रीन कलर सीड एंड
रिंकल्ड सीड। तो यहां पर इस तरीके से आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किया। लेकिन उससे पहले जब मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाया था तो मैंने आपको वहां भी ये चीज बिल्कुल स्पष्ट की थी, बताई थी कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड केवल इस बेसिस पर बोलते हैं कि जो रिसर्चर है या जो भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है, अगर वो एक जीन के इनहेरिटेंस या एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को लेकर स्टडी कर रहा है तो वो क्रॉस हम मोनो हाइब्रिड कहते हैं। दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहा है तो हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। बट लिटरली अगर मैं बात करूं तो कभी भी आप जब दो पेरेंट्स को आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो वो क्रॉस जो है वो पॉली हाइब्रिड ही होगा, क्योंकि जब भी कोई एक पेरेंट अपने गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोवाइड करेगा तो वो गैमीट हर एक कैरेक्टर के एक एक सिंगल जीन को या अलील्स को लेकर आ रहा होगा फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। और दूसरा पेरेंट भी अपने गैमीट्स को जब रिलीज करेगा तो वो भी गैमीट जो है दूसरे पेरेंट का वो हर कैरेक्टर के एक एक जीन या अलील्स को लेकर अपने साथ आएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। यानी कि हर क्रॉस नेचुरली कंडीशन में अगर हम देखें तो वो पॉलीहाइब्रिड ही होता है। लेकिन आप उसको डाई हाइब्रिड या मोनो हाइब्रिड टर्म क्यों देते हैं? क्योंकि आप अपनी इनहेरिटेंस की स्टडी में अगर एक कैरेक्टर पर फोकस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि उसका इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन कैसे हो रहा है, तो आप वहां पर टर्म यूज करते हैं मोनो हाइब्रिड। और जब आप दो कैरेक्टर्स को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और आपका पूरा फोकस केवल दो ही कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पर होता है, बाकी कैरेक्टर से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स के जीन्स भी आपस में फ्यूज हुए हैं जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। लेकिन आप केवल किन पर फोकस कर रहे हैं? ओनली दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर, कि उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स रखने वाले प्रोजेनीज आपको F1 और F2 में किस तरीके से मिल रही हैं, उनका फिनोटाइप रेशियो क्या है। तो आप जनरली उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसको मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं। आपको याद होगा मैंने बोला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक बहुत सारी भीड़ है जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग 300-400 लोग आपस में एक डांस कर रहे हैं, आप एक सिनेमा घर में बैठे हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपस में डांस कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस केवल हीरो के डांस स्टेप्स पर है। आप केवल हीरो को फोकस कर रहे हैं उस पूरी स्क्रीन पर कि वो कैसा डांस कर रहा है, वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, जबकि डांस बाकी लोग भी कर रहे हैं लेकिन उन पर आपका फोकस नहीं है, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे समझेंगे? अब आप कंसीडर करिए कि एक किसी सिनेमा स्क्रीन पर एक हीरो और हीरोइन दोनों डांस कर रहे हैं, साथ में 500 लोग और भी हैं पीछे जो डांस कर रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका फोकस केवल किनके डांस को ऑब्जर्व करने में है, इक्वली हीरो और हीरोइन, तो आप ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमेशा हर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉली हाइब्रिड ही होता है, बट उसको मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड बोलने के पीछे का जो रीजन है वो केवल इस पर है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, अगर वो एक कैरेक्टर को फोकस करके आप कर रहे हैं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस माना जाएगा, जबकि हो वो पॉली हाइब्रिड ही रहा है। कभी कोई भी ऐसा गैमीट नहीं होता जो केवल एक सिंगल जीन को लेकर आएगा फ्रॉम द पेरेंट, वो हर एक कैरेक्टर के एक एक जीन को लेकर आता है। लेकिन आप केवल एक ही जीन या एक कैरेक्टर को लेकर अगर स्टडी कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड, और दो को लेकर कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में अब बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंडक्टेड किया, ये जानने के लिए कि इनहेरिटेंस दो डिफरेंट कैरेक्टर का कैसे होता है, तो मेंडल ने जो सिलेक्ट किए पी प्लांट में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, यानी कि मेंडल ने किन दो कैरेक्टर्स को लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था? तो दो कैरेक्टर्स जिनको लेकर मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, वो एक कैरेक्टर था शेप ऑफ सीड, ये आप हमेशा याद रखिए, और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किया कलर ऑफ सीड या सीड का कलर। अब क्योंकि ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने पी प्लांट में सिलेक्ट किए थे उसमें से हर कैरेक्टर के अपने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते थे। तो जब मेंडल ने दो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया तो इसमें से हर एक कैरेक्टर अपने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखता था। जैसे कि सीड के शेप के बेसिस पर मैं बात करूं तो पी प्लांट में जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं, नंबर 1 राउंड शेप ऑफ सीड, यानी कि राउंड सीड बोल सकता हूं मैं यहां पर, और दूसरा रिंकल्ड सीड, यानी कि राउंड और रिंकल्ड सीड जो हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं शेप ऑफ सीड के। इनमें से हम सभी जानते हैं कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव है। सिमिलरली दूसरा कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया फॉर देयर डाई हाइब्रिड स्टडी, उसमें से
उस कैरेक्टर को नाम दिया मैंने सीड का कलर, और सीड के कलर के भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। नंबर 1 येलो सीड यानी कि येलो कलर की सीड एंड ग्रीन कलर की सीड। तो येलो सीड्स एंड ग्रीन सीड्स ये आप कह सकते हैं किसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, सीड कलर के। एंड राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स जो हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हैं शेप ऑफ सीड के। तो आप ये समझ लीजिए कि मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए फॉर द स्टडी ऑफ साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन और 2 कैरेक्टर, उसमें 2 कैरेक्टर जो उन्होंने सेलेक्ट किए, नंबर 1 शेप ऑफ सीड, नंबर 2 कलर ऑफ सीड। अब आगे बात करते हैं। अब जो शेप ऑफ सीड है उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं, जिसमें से जो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है यानी कि सीड का जो शेप है उसके हम कह सकते हैं 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं, क्योंकि शेप ऑफ सीड क्या है, कैरेक्टर है, ये मेंडेलियन कैरेक्टर है। इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। नंबर 1, एक मैंने क्या कहा, राउंड। तो राउंड जो था उसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि जो दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है रिंकल्ड उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में स्मॉल r से, क्योंकि ये रेसेसिव अलील है या रेसेसिव ट्रेट है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कलर ऑफ सीड को लेकर, तो मैं कहूंगा इसके भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो मेंडल ने लिए थे उसमें से एक था येलो, और येलो जो है उसको रिप्रेजेंटेड करा जाएगा कैपिटल Y से बिकॉज इट इज द डोमिनेंट ट्रेट। एंड दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो था शेप कलर ऑफ सीड का, दैट इज द ग्रीन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल y से क्योंकि ये रेसेसिव था। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मेंडल ने 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, राउंड और रिंकल्ड। राउंड डोमिनेंट है, जबकि कलर ऑफ सीड में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जैसे कि येलो और ग्रीन, जिसमें कि येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। अब हम आगे बात करते हैं। मेंडल ने जब अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया तो उसमें एक पेरेंट जो P1 लिया, इसको मैं P1 पेरेंट बोल रहा हूं, उन्होंने जो P1 पेरेंट लिया उसमें दोनों कैरेक्टर का जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्ट किया वो डोमिनेंट किया, यानी कि राउंड और येलो सीड वाला पेरेंट। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y से, यानी कि अब मुझे 2 पेरेंट बनाना है। एक पेरेंट मैंने लिया ऐसा जिसमें दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड 2 डिफरेंट कैरेक्टर के जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे, यानी कि राउंड येलो, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। जबकि दूसरा पेरेंट जो मेंडल ने सिलेक्ट किया P2, उसमें उन्होंने दोनों कैरेक्टर के जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट ट्रेट्स लिए वो रेसेसिव लिए, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक उन्होंने पेरेंट 1 लिया, एक उन्होंने पेरेंट 2 लिया फॉर द डाईहाइब्रिड क्रॉस। पेरेंट 1 जो था वो राउंड येलो सीड रखने वाला पेरेंट था, जबकि जो पेरेंट 2 था वो रिंकल्ड ग्रीन सीड रखने वाला पेरेंट था। अब मेंडल को क्या करना था, इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करना था। और हम सभी जानते हैं कि मेंडल के क्रॉस को करने से पहले अगर कोई भी इंडिविजुअल 2 डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स रखता है, यानी कि 2 कैरेक्टर्स के 2 डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स रखता है, तो कभी भी जो अलील्स होते हैं यानी 2 अलील्स जो होते हैं, पेयर ऑफ अलील्स, वो कभी भी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होते। तो मैं क्रोमोसोम्स के बेसिस पर भी आपको यह चीज समझा देता हूं, बड़े ध्यान से आप इस चीज को देखेंगे कि जो राउंड येलो सीड वाला प्लांट था उसमें आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि एक ही क्रोमोसोम पर दोनों ही कैरेक्टर के ये जीन्स प्रेजेंट हो जिनको आपने सेलेक्ट किया है। लेकिन हम उसको केवल यहां पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए पी प्लांट में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें ये कैपिटल R और ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर क्या प्रेजेंट होगा, कैपिटल R, यानी कि ये एक पेयर ऑफ अलील हो गया। जबकि दूसरा पेयर ऑफ अलील इस तरीके से कैपिटल Y, और यहां पर भी सेम लोकेशन पर दूसरा अलील क्या होगा, कैपिटल Y। तो यहां पर R अलील्स हैं, Y अलील्स हैं, लेकिन R और Y आपस में अलील्स नहीं है, दे आर नॉन अलीलिक जीन, दे आर नॉन अलीलिक जीन। तो R और Y नॉन अलीलिक जीन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट नहीं है। इवन वो तो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट 2 जीन्स हैं डिफरेंट लोकेशन पर, उन्हें हम अलील्स नहीं कह सकते। तो R यहां पर अलील्स है, Y यहां पर अलील्स है। दूसरा पेरेंट जो उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें भी आप देखेंगे इस तरीके से होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट जो सेम कैरेक्टर जो आपने यहां पर लिया शेप ऑफ सीड, उसके सेम कैरेक्टर के जो यहां पर अलील्स प्रेजेंट होंगे जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पर डिफरेंट होंगे, यानी कि स्मॉल r क्योंकि ये रिंकल्ड है।
और दूसरा स्मॉल वाई क्योंकि ये ग्रीन है। तो इस तरीके से स्मॉल आर अलील्स हैं, स्मॉल वाई अलील्स हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से उन्होंने दो प्लांट्स को लिया, पेरेंटल प्लांट्स को लिया, जिसमें से एक पेरेंटल प्लांट दो कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो रखता था उसके बेसिस पर राउंड येलो सीड था, और दूसरा पेरेंट जो दो सेम कैरेक्टर के डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड रखता था वो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वाला प्लांट था। अब क्या करना है, अब जब उन्होंने इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किया तो हम सभी जानते हैं कि जो पेरेंट 1 होगा यानी कि P1, वो जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा वो 100% गैमीट्स कैसे होंगे, एक से, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम ही गैमीट्स में जाएगा ड्यूरिंग द मियोसिस। तो जब मियोसिस होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो पेरेंट 1 जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा वो 100% गैमीट्स, वो 100% गैमीट्स जो होंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई अलील्स को रखते होंगे, यानी कि कैपिटल आर अलील्स और कैपिटल वाई अलील्स, यानी कि पेयर ऑफ अलील्स में से एक अलील को ही गैमीट्स हमेशा पेरेंट से लेकर जाता है। तो पेरेंट्स हमेशा गैमीट्स को जब बनाते हैं तो पेयर ऑफ अलील में से क्या देते हैं, एक ही अलील्स देते हैं। तो यहां पर क्योंकि दोनों अलील्स सेम है, आर कैपिटल, तो कोई भी एक अलील अगर गैमीट्स में जाएगा इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, तो वो हमेशा 100% केसेस में क्या जाएगा, कैपिटल आर। और दूसरा अलील जो जाएगा पेयर ऑफ अलील में से एक अलील गैमीट्स में, क्योंकि दोनों ही अलील्स कैपिटल वाई है, तो एक कोई भी चला जाएगा वो भी क्या होगा, हमेशा कैपिटल वाई। यानी कि 100% गैमीट्स जो प्रोड्यूस करेगा पेरेंट P1 वो एक सा ही जीनोटाइप रखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि जब कोई भी पेरेंट किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेकर, एक कैरेक्टर या मैनी कैरेक्टर्स को लेकर होमोजाइगस होता है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाले जो गैमीट्स होते हैं वो 100% सेम होते हैं जीनोटिपिकली। अब दूसरा पेरेंट जो है, क्योंकि वो भी होमोजाइगस कंडीशन रखता है, क्योंकि दोनों ट्रू ब्रीड हैं, ये भी ट्रू ब्रीड है, ये भी ट्रू ब्रीड वैरायटी है, तो दूसरा पेरेंट भी अपने पेयर ऑफ अलील्स में से एक अलील को जब गैमीट्स में देगा तो स्मॉल आर उसके पास होमोजाइगस कंडीशन है, कोई भी एक अलील जब गैमीट में आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। और स्मॉल वाई में से भी कोई भी अलील्स आएगा वो क्या होगा, स्मॉल वाई होगा। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि पेरेंट 2 जो है डाईहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस में, वो भी 100% जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा वो जीनोटिपिकली सेम होंगे। तो ये चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब पेरेंट 1 के गैमीट पेरेंट 2 के गैमीट्स के साथ जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे हमें जो प्रोजेनीज मिलेंगी, F1 जनरेशन जो हमें मिलेगी वो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन रखती होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं द गैमीट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जो गैमीट्स हैं उनने फ्यूजन किया, यूनाइट हुए, और आपको फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोजेनीज मिलेंगी वो हाइब्रिड कंडीशन रखती होंगी, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन रखती होंगी। दोनों ही कैरेक्टर्स की राउंड शेप ऑफ सीड के लिए वो क्या होगी, हेट्रोजाइगस, और येलो कलर ऑफ सीड के लिए भी वो क्या होगी, हेट्रोजाइगस। तो मैं कह सकता हूं कि ये फिनोटिपिकली कैसी दिखाई देगी, तो राउंड एंड येलो। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस को जब बताया था तो हमने वहां पढ़ा था कि जब कोई F1 हेट्रोजाइगस बनता है जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स को रखता है, उसमें से जो एक अलील एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस नहीं होता वो रेसेसिव है, और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। सिमिलरली डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को बिल्कुल देख सकते हैं। तो मेंडल ने एक चीज वेरीफाइड कर ली है इस क्रॉस से, वो ये कर ली थी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी आप F1 हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड में लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील है, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील है यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उन डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स में से एक ही अलील जो है वो एक्सप्रेस हो रहा था। यानी कि जो F1 जनरेशन के प्रोजेनीज ऑब्टेन हुए मेंडल को, उनका जो फिनोटाइप था वो दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करता था। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम यहां पर भी फिर से देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर भी अप्लाइड होती है, मेंडेलियन और डाईहाइब्रिड क्रॉस पर भी अप्लाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहां पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो आपने क्या देखा अभी तक, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो पेरेंट्स को क्रॉस्ड किया, F1 प्रोजेनी को ऑब्टेन किया। F1 प्रोजेनी जो थी वो हेट्रोजाइगस थी और उसका फिनोटाइप दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल कर रहा था, इसलिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी जो देखते हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को देख सकते हैं। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं। तो F1 प्रोजेनी के पास जो क्रोमोसोम का पेयर उसकी सोमेटिक सेल में आएगा, ये मैं आपको क्रोमोसोमल बेसिस पर भी चीजें बताता जा रहा हूं। तो F1 प्रोजेनी जो ऑब्टेन होगी उसको एक क्रोमोसोम मिला फ्रॉम पेरेंट 1 और दूसरा क्रोमोसोम मिला फ्रॉम पेरेंट 1। तो जो पेरेंट 1 से एक क्रोमोसोम मिला उस पर अलील क्या होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो दूसरे पेरेंट्स से उनको क्रोमोसोम मिला उस पर अलील क्या होंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से देखा जाए तो जो F1 प्रोजेनी है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन तो रखती ही है, पर यहां पर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल में जो दो नॉन अलीलिक जीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंडिविजुअल है, आप देख रहे हैं यहां पर, ये इसमें जो दो नॉन अलीलिक जीन है फॉर एग्जाम्पल आर और वाई, अगर किसी भी एक क्रोमोसोम पर दो जो नॉन अलीलिक जीन प्रेजेंट होते हैं, अगर वो स्मॉल स्मॉल यानी रेसेसिव हैं, या अगर वो डोमिनेंट हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में अलील्स के या जीन्स के इस अरेंजमेंट को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। तो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स और अलील्स ऑन क्रोमोसोम, तो आप सिंपली डिफाइन करेंगे, अगर किसी भी इंडिविजुअल के किसी एक क्रोमोसोम में या किसी गैमीट में प्रेजेंट उसके क्रोमोसोम में जो दो नॉन अलीलिक जीन्स हैं, अगर वो रेसेसिव है या वो डोमिनेंट है, तो इस अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, सिस। तो आप देख सकते हैं पेरेंट 1 में भी अरेंजमेंट ऑफ अलील्स क्या है, सिस, क्योंकि वो दोनों ही नॉन अलील्स जो रखता है कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों नॉन अलील जीन जो हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, सिस, क्योंकि वो कैपिटल यानी कि डोमिनेंट है दोनों ही क्रोमोसोम्स पर। और पेरेंट 2 भी जो अरेंजमेंट रखता है वो भी क्या है, सिस, क्योंकि उसमें भी आप देख रहे हैं स्मॉल है यानी कि रेसेसिव। आप देख सकते हैं कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए उनमें भी जो जीन्स का अरेंजमेंट है वो सिस है, यानी कि कैपिटल, यहां पर स्मॉल, और यहां तक कि जो F1 प्रोजेनी मेंडेलियन क्रॉस में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें भी जीन का जो अरेंजमेंट है वो सिस है। जैसे कि इस क्रोमोसोम पर कैपिटल है तो इस पर स्मॉल है। तो यहां पर आप एक चीज समझ गए कि सिस अरेंजमेंट क्या होता है, और इसका उल्टा, इसका अपोजिट को हम ट्रांस कहते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मेंडल को जब F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई तो उसमें सभी 100% प्रोजेनी जो थी वो हेट्रोजाइगस थी फॉर बोथ कैरेक्टर्स, यानी दोनों कैरेक्टर्स के लिए वो प्रोजेनीज जो F1 जनरेशन में उनको मिली वो हेट्रोजाइगस थी, और वो फिनोटिपिकली बात की जाए तो राउंड और येलो थी। तो यहां पर अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आपको F1 हेट्रोजाइगस ऑब्टेन होता है तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि अब जो F1 हेट्रोजाइगस गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा वो टोटल 4 डिफरेंट वैरायटी के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि जो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के इंडिविजुअल हैं वो टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। ये किसका जीनोटाइप है, तो आप कहेंगे F1 का। अब आप ऐसे समझिए कि एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, एक पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है जो सिस फॉर्मेशन करेगा, सिस अरेंजमेंट रखेगा जैसा कि मैंने बताया, दूसरे पर स्मॉल आर है स्मॉल वाई है, ये भी सिस अरेंजमेंट रखेगा। अब आप देखेंगे कि जब इस इंडिविजुअल से गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ऐसी कंडीशंस में आपको 4 डिफरेंट गैमीट्स मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, एक आपको मिल सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि जो गैमीट होगा उसमें कैपिटल आर जाएगा कैपिटल वाई जाएगा, यानी कि इस क्रोमोसोम में जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है वो एक गैमीट में क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा। दूसरा गैमीट जो आपको मिल सकता है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये कैसे मिल सकता है, तो बहुत सिंपल है, क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस होती है जो मियोसिस में हम लोग पढ़ते हैं। ड्यू टू मियोसिस ऐसा हो सकता है कि जो स्मॉल वाई है अलील
होमोलोगस क्रोमोसोम पर, वो यहां से एक्सचेंज हो इस क्रोमोसोम पर और इसका कैपिटल वाई एक्सचेंज हो इस क्रोमोसोम पर, इन सच कंडीशन कि आपको ऐसे गैमीट्स भी मिल सकते हैं जिनको आगे मैं रिकॉम्बिनेंट या नॉन पैरेंटल गैमीट बोलूंगा। तो फिलहाल आप ऐसे समझिए कि आर वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक गैमीट आपको मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के कॉम्बिनेशन से आपको दूसरा गैमीट मिलेगा, फिर आप देख सकते हैं कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई के कॉम्बिनेशन से आपको तीसरा गैमीट मिलेगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के कॉम्बिनेशन से आपको चार गैमीट यानी चौथा गैमीट मिलेगा। तो ऐसे आपको चार डिफरेंट वैरायटी के क्या मिल सकते हैं, गैमीट्स। और सभी गैमीट्स जो हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसी में ही F1 जनरेशन के प्रोजेनी से प्रोड्यूस होंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जो F1 हेटेरोजाइगस होगा मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। अब इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट में से किन गैमीट्स को आप पेरेंटल गैमीट्स कह सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, ऐसे गैमीट्स जो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई ये कॉम्बिनेशन रखते हैं जीनोटाइप का, उनको आप पेरेंटल गैमीट कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट किया 2 डिफरेंट पेरेंट से, तो पेरेंट 1 इस प्रकार के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता था और पेरेंट 2 इस प्रकार के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता था। तो आप देख सकते हैं कि F1 हेटेरोजाइगस से बनने वाले ऐसे गैमीट्स जिनका जीनोटाइप उनके पेरेंट के जीनोटाइप के ही जैसा होगा, आप उनको क्या बोलेंगे, पेरेंटल गैमीट। और हमेशा पेरेंटल गैमीट में जो अरेंजमेंट ऑफ जीन होगा वो सिस होगा। जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, सिस। इस गैमीट में भी देख लीजिए आप, ये क्रोमोसोम है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसमें भी अरेंजमेंट क्या होगा, सिस। तो ऐसे गैमीट्स को आप पेरेंटल गैमीट कह सकते हैं इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। हर क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके पीछे और भी कई थ्योरीज हैं। यहां पर मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि अगर मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो उसमें F1 हेटेरोजाइगस से बनने वाले वो गैमीट पेरेंटल गैमीट होंगे जिनमें अरेंजमेंट ऑफ जीन सिस होगा, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको आप क्या कह सकते हैं, पेरेंटल गैमीट। अब मैं बात करता हूं रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स या नॉन पेरेंटल गैमीट्स किन्हें बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों ही जिन गैमीट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, पर वो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं F1 जनरेशन में, F1 हेटेरोजाइगस में। जैसे कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन या स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक अलील डोमिनेंट ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरा जो यहां पर अलील है वो रेसेसिव ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये राउंड के लिए और ये ग्रीन के लिए। इसी तरीके से ये रिंकल्ड के लिए और ये येलो के लिए। तो अगर मान लीजिए कि मैं इनको क्रोमोसोम्स पर रिप्रेजेंट करूं तो आप कह सकते हैं कि इस गैमीट के पास जो क्रोमोसोम होगा उसमें एक जीन कैपिटल आर होगा, तो दूसरा नॉन अलीलिक जीन जो होगा कलर ऑफ सीड के लिए वो स्मॉल वाई होगा। तो देख सकते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉम्बिनेशन आ गया। तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे यहां पर, ट्रांस। और इस गैमीट्स में भी आप देख सकते हैं कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब एक स्मॉल आर है और ये दूसरा नॉन अलीलिक जीन जो है वो कैपिटल वाई है। तो ये रेसेसिव, ये डोमिनेंट। तो इस अरेंजमेंट को भी आप क्या कह सकते हैं, ट्रांस। तो बहुत सिंपल है कि किसी भी मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 हेटेरोजाइगस से बनने वाले ऐसे गैमीट्स को पेरेंटल गैमीट कहा जा सकता है जिनमें जीन्स का अरेंजमेंट जो होगा वो सिस होगा। और ऐसे गैमीट्स को मैं ट्रांस कह सकता हूं जिनमें जीन का अरेंजमेंट जो होगा वो ट्रांस होगा। यानी कि नॉन पेरेंटल गैमीट्स वो हैं जिनमें अरेंजमेंट ऑफ जीन ट्रांस है इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस ओनली, हर जगह बात नहीं कर रहा हूं। एंड मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो गैमीट्स पेरेंटल हैं जिनमें जीन का अरेंजमेंट सिस है। तो ये भी एक तरीका यहां पर समझने का हो सकता है। अब मुझे आपको क्या समझाना है तो मैं आपको बता देता हूं कि अब हम जो देखने वाले हैं वो ये कि मेंडल ने जब अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने कैसे कंडक्टेड किया ये तो आप समझ गए, लेकिन उन्होंने F1 जनरेशन से F2 जनरेशन को जब ऑब्टेन किया तो कैसे किया। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम F1 से F2 जनरेशन को ऑब्टेन करते हैं, स्पेशली इन मेंडेलियन हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, तो हम F1 की सेल्फिंग करते हैं। तो हमें क्या करना है, F1 की सेल्फिंग करना है। और F1 की सेल्फिंग करने का मतलब क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। आप F1 की सेल्फिंग अगर करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि F1 जो प्रोजेनी है वो 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस कर सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर
कैपिटल वाई, तो यहां पर स्मॉल वाई। तो यहां पर आपने देखा 4 डिफरेंट गैमीट्स को मैंने सबसे पहले लिख लिया। इसी तरीके से 4 डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे, वो फीमेल गैमीट्स भी होंगे, यानी कि ये अगर मैं मान लेता हूं कि मेल गैमीट्स हैं और इनको मैं मान लेता हूं कि अगर ये फीमेल गैमीट्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 हेटेरोजाइगस की, तो वो 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स को बनाएगा, मेल्स और फीमेल्स। अब मैं क्या करता हूं, तो हम सभी ने पनेट स्क्वायर पढ़ा है, चेकर बोर्ड के बारे में पढ़ा है, और हम सभी जानते हैं कि हम लोग पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड की हेल्प से बहुत आसानी से प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ मेंडेलियन हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस। तो यहां पर मैं अब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 हेटेरोजाइगस की सेल्फिंग कर रहा हूं। मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल जो गैमीट्स लिख रखे हैं 4, वो मेल गैमीट्स हैं, और जो वर्टिकली मैंने 4 गैमीट्स ले रखे हैं वो फीमेल गैमीट्स हैं, क्योंकि मैं सेल्फिंग कर रहा हूं एक बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट पी प्लांट की। तो अब यहां पर आप इस चेकर बोर्ड के हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि टोटल कितने वैरायटी या टाइप्स के फिनोटाइप और कितने टाइप्स या वैरायटी के जीनोटाइप्स हमें ऑब्टेन हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल, इस क्रॉस को करना मैं स्टार्ट करता हूं। आप कंसीडर करिए कि ये वाला जो फीमेल गैमीट है जो कैपिटल आर कैपिटल वाई रखता है, और दूसरा जो मेल गैमीट है जो कैपिटल आर कैपिटल वाई रखता है, जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस होगा, यानी कि जब 2 ऐसे गैमीट फ्यूज होंगे, एक ये और दूसरा ये, तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो होगी कैपिटल आर कैपिटल वाई। और फिनोटिपिकली आप डेफिनेटली इसको क्या कह सकते हैं, होमोजाइगस है ये, और ये साथ में डोमिनेंट फिनोटाइप रखेगी दोनों ही कैरेक्टर्स के, यानी कि इसको आप राउंड येलो के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा कैसे प्रोड्यूस कर दिया मैंने, तो जब मैं इस गैमीट का क्रॉस इस गैमीट से कराऊंगा, तो ऐसी कंडीशन से मुझे जो राउंड शेप ऑफ सीड है उसकी होमोजाइगस कंडीशन, और जो कलर है येलो उसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑब्टेन होगी, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा राउंड और येलो से, जिसमें जीनोटिपिकली ये दोनों प्रोजेनिस जो आपको दिख रही हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिनोटिपिकली दे आर सेम। अब मैं तीसरा प्रोजेनी कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस में स्मॉल वाई से करता हूं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी यहां पर राउंड शेप ऑफ सीड के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन और कलर येलो के लिए होमोजाइगस कंडीशन मुझे ऑब्टेन होती है प्रोजेनिस में। अब मैं क्या करता हूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से करता हूं, तो यहां पर आपको जो जीनोटाइप मिलेगा प्रोजेनिस का वो हेटेरोजाइगस होगी फॉर द बोथ कैरेक्टर्स, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड येलो, इसको मैं फिनोटिपिकली कह सकता हूं। इसी तरह आपको क्रॉस करते हुए जाना है। अब मैं सेकेंड गैमीट लेता हूं फीमेल कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट गैमीट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब भी आपको ट्रांस कंडीशन दिखे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो आप समझ जाइए वो रिकॉम्बिनेंट गैमीट है। जब भी आपको सिस कंडीशन देखिए आप समझ जाइए कि वो पैरेंटल गैमीट है। तो मैं इस फीमेल रिकॉम्बिनेंट गैमीट का क्रॉस जब इस मेल गैमीट से कराऊंगा, तो मुझे जो प्रोजेनी ऑब्टेन होंगी वो होमोजाइगस फॉर राउंड बट हेटेरोजाइगस फॉर येलो, यानी कि फिनोटिपिकली ये क्या होगी, राउंड येलो। और अगली प्रोजेनी जब मैं इस फीमेल रिकॉम्बिनेंट गैमीट का क्रॉस मेल रिकॉम्बिनेंट गैमीट जिसका जीनोटाइप बिल्कुल सेम है मैं कराऊंगा, तो मुझे जो प्रोजेनी मिलेगी वो होमोजाइगस फॉर राउंड एंड होमोजाइगस फॉर ग्रीन, यानी कि राउंड ग्रीन। और ये यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो ये प्रोजेनी है राउंड ग्रीन, ये बिल्कुल यहां पर नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कंसीडर्ड की जा सकती है, क्योंकि मैं जिस तरीके से गैमीट्स को पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बोल रहा हूं, तो उसका कारण क्या है कि राउंड येलो पेरेंट थे हमारे क्रॉस में, सबसे पहले पेरेंट P1 क्या था, राउंड येलो। तो ऐसे प्रोजेनी आप हमेशा पेरेंटल मानेंगे जो पेरेंट के फिनोटाइप को रखते होंगे, यानी राउंड येलो। रिंकल्ड ग्रीन को भी आप पेरेंटल फिनोटाइप मानेंगे, क्योंकि P2 जो था आपके इस हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में वो रिंकल्ड ग्रीन था। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेनी ऑब्टेन होता है इन F2 जनरेशन जिसमें आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर के लिए वो डोमिनेंट ट्रेट रखता है जबकि दूसरे कैरेक्टर के लिए वो रेसेसिव ट्रेट रखता है, तो आप उस प्रोजेनी को यहां पर नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कह सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार चीजें समझाता हूं कि रिकॉम्बिनेंट गैमीट या नॉन पेरेंटल गैमीट्स मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो गैमीट्स है जिसमें कि 2 जीन या नॉन अलील्स जो है उनका अरेंजमेंट ट्रांस है। और F2 जनरेशन में ऐसे सभी प्रोजेनीज को आप रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल प्रोजेनीज कह सकते हैं जो एक कैरेक्टर के बेसिस पर डोमिनेंट हो और दूसरे कैरेक्टर का जो ट्रेट रखते हो वो रेसेसिव हो। तो आप देख सकते हैं राउंड डोमिनेंट है लेकिन ग्रीन क्या है यहां पर, रेसेसिव। और ऐसा कोई भी पेरेंट आपने सिलेक्ट नहीं किया था जब आपने क्रॉस को स्टार्ट किया था। तो ये एक
रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल यहां पर क्या बन रही है, प्रोजेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगा। तो अगला मैं क्रॉस करता हूं किसका, इस गैमीट का, कैपिटल आर स्मॉल वाई का, स्मॉल आर कैपिटल वाई से। तो आपको यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलती है फॉर द बोथ कैरेक्टर, यानी कि फिनोटिपिकली ये प्रोजेनी कैसी होगी, तो राउंड येलो। फोर्थ नंबर पर आप देखते हैं, जब मैं कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमीट का क्रॉस करता हूं स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो आप देख सकते हैं यहां पर इनके फर्टिलाइजेशन से हेटेरोजाइगस राउंड होमोजाइगस ग्रीन प्रोजेनी ऑप्टेन होती है, यानी कि फिनोटिपिकली मैं उसको क्या बोलूंगा, राउंड ग्रीन। और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, क्योंकि राउंड डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि दूसरा जो ट्रेट रखती है, दूसरे कैरेक्टर का जो ट्रेट रखती है, दैट इज द रेसेसिव, यानी कि ग्रीन रेसेसिव है, राउंड डोमिनेंट है, तो इसको भी आप क्या मानेंगे यहां पर, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। अब मैं स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कि इस गैमीट को फ्यूज करता हूं इस मेल गैमीट से, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो हेटेरोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो कंडीशन रखने वाला प्रोजेनी मुझे मिलेगा, यानी कि फिनोटिपिकली इट इज राउंड येलो। नेक्स्ट प्रोजेनी स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस में कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ कराता हूं, तो अगेन मुझे यहां पर एक प्रोजेनी मिलेगा जो हेटेरोजाइगस होगा फॉर द बोथ कैरेक्टर, यानी राउंड एंड येलो। नेक्स्ट प्रोजेनी स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस जब मैं स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराता हूं, तो होमोजाइगस रिंकल्ड होमोजाइगस येलो, यानी कि एक मुझे प्रोजेनी मिल रही है। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स। क्यों? क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है और ये दूसरे कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसको भी मैं क्या यहां पर कंसीडर करूंगा, रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल प्रोजेनी। तो आप समझते जाइए कि मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में आपको पेरेंटल प्रोजेनी तो मिल ही रही है, पर साथ में आपको नॉन पेरेंटल प्रोजेनीज भी मिल रही हैं, और नॉन पेरेंटल प्रोजेनीज के मिलना या मिलने के रीजन जो है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन आप पहले ये सीख लीजिए कि पेरेंटल किसे कह रहे हैं, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट किसे कह रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रोजेनी में एक कैरेक्टर का ट्रेट डोमिनेंट है, दूसरे कैरेक्टर का ट्रेट रेसेसिव है, तो आप उसे पेरेंटल नहीं कहेंगे, आप उसे नॉन पेरेंटल कहेंगे। ये भी एक नॉन पेरेंटल प्रोजेनी का एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं। अगला जो केस आप देखते हैं कि स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस जब स्मॉल आर स्मॉल वाई से किया जाता है, तो यहां पर ये जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है दैट इज होमोजाइगस फॉर रिंकल्ड एंड हेटेरोजाइगस फॉर डोमिनेंट ट्रेट राउंड येलो। तो इसको भी मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, इसको भी मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये भी एक रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल प्रोजेनी है, क्योंकि रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव ट्रेट है शेप ऑफ सीड के लिए, और येलो जो है वो कलर ऑफ सीड के लिए डोमिनेंट ट्रेट है। तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस जब कैपिटल आर कैपिटल वाई से कराते हैं, तो जो प्रोजेनी मिलती है दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर द बोथ कैरेक्टर, यानी इसका फिनोटाइप जो होगा राउंड येलो। और उसी तरीके से जब स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराते हैं, तो जो प्रोजेनी मिलेगी आपको दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर राउंड बट होमोजाइगस फॉर ग्रीन। तो यहां पर इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज, बिकॉज कि राउंड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है शेप ऑफ सीड के लिए, एंड ग्रीन जो है वो कलर ऑफ सीड के लिए रेसेसिव ट्रेट है, तो इसको भी आप क्या मानेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी या नॉन पेरेंटल प्रोजेनी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस जब स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराते हैं, तो हमें यहां पर जो प्रोजेनी मिलेगी दैट इज होमोजाइगस फॉर रिंकल्ड एंड हेटेरोजाइगस फॉर येलो। और ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल यहां पर बिल्कुल बन सकता है जो नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट वन, स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस जब स्मॉल आर स्मॉल वाई से ही कराया जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पर आपको होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन प्रोजेनीज मिलेंगी, दे आर प्योरली रेसेसिव प्रोजेनीज। तो टोटल आपको यहां पर 16 प्रोजेनीज ऑप्टेन होती हैं, यानी कि चेकर बोर्ड की हेल्प से जब हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि F1 हेटेरोजाइगस की सेल्फिंग करने पर हमें टोटल 16 प्रोजेनीज मिलती हैं। अब हमें यह देखना है कि इन 16 प्रोजेनीज में से, इन 16 प्रोजेनीज में से कितनी ऐसी प्रोजेनीज हैं जिनका फिनोटाइप राउंड येलो है, कितनी ऐसी प्रोजेनीज हैं जिनका फिनोटाइप रिंकल्ड ग्रीन है, कितनी ऐसी प्रोजेनीज हैं जिनका फिनोटाइप राउंड ग्रीन है, और कितनी ऐसी प्रोजेनीज हैं जिनका फिनोटाइप रिंकल्ड येलो है। तो यहां पर आपको 4 डिफरेंट फिनोटाइप ऑप्टेन होते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए आपको यहां पर टोटल फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको पहला फिनोटाइप जो चेकर बोर्ड में मिल रहा है वो है राउंड येलो, यानी F2 जनरेशन में आपको जो एक फिनोटाइप मिल रहा है प्रोजेनी का वो है राउंड येलो। और हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर राउंड येलो इन F2 जनरेशन, तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर
आपको अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, आपको अगर कन्वेंशनली कैलकुलेट करना है तो आप गिन लीजिए। राउंड येलो 1 हो गया, राउंड येलो 2 हो गया, राउंड येलो 3 हो गया, राउंड येलो 4 हो गया, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, और यहां पर आप देख सकते हैं राउंड एंड येलो 9। तो टोटल आपको कितनी प्रोजेनीज हैं जो राउंड येलो मिल रही हैं? तो आपका आंसर होगा 9। लेकिन आपको इतना गिनने की जरूरत नहीं है। जब नीट में आप क्वेश्चन देखेंगे, जब नीट में प्रश्न आएगा, तो वहां पर आपके पास इतना समय नहीं है। आप किसी भी फिनोटाइप के प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन में बिल्कुल बता सकते हैं, तब जब उसको प्रोड्यूस किया गया वाया F1 सेल्फिंग। कैसे बता सकते हैं? तो देखिए, किसी भी मेंडेलियन क्रॉस में F2 जनरेशन में किसी भी फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करना है, तो आप फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि ये प्रोजेनी जो आपको मिल रही हैं जिनका फिनोटाइप होगा राउंड एंड येलो, तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये टोटल नंबर्स में 9 ही होंगी बिना गिने, बिना किसी गिनती के? तो बहुत सिंपल है। राउंड एक डोमिनेंट रेट है, हम सभी जानते हैं। येलो भी एक डोमिनेंट रेट है, ये भी हम सभी जानते हैं। अब हम बात करें कि मेंडल के क्रॉस में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी डोमिनेंट ट्रेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है F2 जनरेशन में, दैट इज द 3/4। तो ये भी 3/4 और ये भी 3/4, क्योंकि दोनों ट्रेट यहां पर क्या है, इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट है। तो मैं कह सकता हूं मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से आप सीधा निकाल लीजिए, 3 × 3 मतलब 9 और 4 × 4 मतलब 16। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड येलो प्रोजेनीज इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस फ्रॉम F1 सेल्फिंग, तो आपका आंसर होगा 9/16। आपने बहुत इजीली मालूम कर लिया। आपने केवल प्रोजेनी का फिनोटाइप देखा, राउंड येलो, राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है। राउंड की प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 होती है और येलो भी डोमिनेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमेशा 3/4 होती है। आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को लगाया और वहां पर आंसर आ गया आपका 9/16, यानी कि टोटल आपको राउंड येलो कितनी मिलती है? 9। अब आपको दूसरा फिनोटाइप जो F2 जनरेशन में मिल रहा है, दैट इज द राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन, तो आप बड़े ध्यान से देखिए, राउंड ग्रीन टोटल आपको कितनी मिलने वाली है, तो आप गिनकर भी बता सकते हैं। आप चाहें तो चेकर बोर्ड में राउंड ग्रीन को गिनिए, लेकिन गिनने में टाइम बहुत लगेगा। तो आपको सीधा याद रखना है कि राउंड जो है वो एक डोमिनेंट रेट है, तो डोमिनेंट रेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 होगी, क्योंकि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है कि टॉल डॉर्फ में से 3 टॉल मिलते हैं, 1 डॉर्फ मिलता है। तो 3/4 टॉल यानी कि डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी होती है और डॉर्फ यानी कि रेसेसिव की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/4। तो यहां पर ये राउंड जो है वो डोमिनेंट रेट, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, और ग्रीन जो है वो रेसेसिव ट्रेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1/4। आप मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3/16, यानी कि आपको ऐसी प्रोजेनीज टोटल कितनी मिलने वाली है? 16 में से 3। अगला जो फिनोटाइप आपको चेकर बोर्ड में देखने को मिल रहा है वो है रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड येलो आपको कितनी मिलेंगी? तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, आप गिनकर भी मालूम कर सकते हैं, बिना गिने आपको कैसे मालूम करना है? तो रिंकल्ड लिख लीजिए, येलो लिख लीजिए। रिंकल्ड एक रेसेसिव ट्रेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/4 होगी, और येलो एक डोमिनेंट ट्रेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 होगी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली 3/16, यानी कि 3 आपको ऐसी प्रोजेनीज मिलेंगी मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में जो रिंकल्ड येलो होंगी। एंड फाइनली 4th नंबर का जो फिनोटाइप आपको मिलेगा इन डिफरेंट प्रोजेनीज वो होगा रिंकल्ड ग्रीन, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम सभी जानते हैं कि रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव फिनोटाइप है और ग्रीन जो है वो भी एक रेसेसिव फिनोटाइप है। रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/4 होगी, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/4 होगी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली टोटल आंसर आएगा आपका 1/16, यानी कि टोटल 16 में से एक आपको प्रोजेनी ही ऐसी मिलेगी जो रिंकल्ड ग्रीन होगी। अब आपको जल्दी से बता देता हूं, इन चारों फिनोटाइप में से पेरेंटल फिनोटाइप कौन सा है? तो राउंड येलो एक पेरेंटल फिनोटाइप है, क्योंकि P1 पेरेंट में राउंड येलो फिनोटाइप होता था, जो आपने सिलेक्ट किया था फॉर द स्टडी ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। रिंकल्ड ग्रीन भी यहां पर पेरेंटल फिनोटाइप है, क्योंकि ये भी आपने पेरेंट सिलेक्ट किया था P2, जिसमें रिंकल्ड ग्रीन फिनोटाइप आपने उसमें देखा था। लेकिन आपने देखा कि यहां पर F2 जनरेशन में आपको 2 ऐसे फिनोटाइप्स भी प्रोजेनीज में देखने को मिल रहे हैं जो नॉन पेरेंटल हैं। तो ये नॉन पेरेंटल है, ये नॉन पेरेंटल है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट, दूसरे के लिए रेसेसिव है। एक कैरेक्टर के लिए रेसेसिव, दूसरे के लिए डोमिनेंट है। तो मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप बिल्कुल ये बात समझ लीजिए कि वो पेरेंट्स
वो पेरेंट्स का फिनोटाइप जो आपको देखने को मिल रहा है F2 जनरेशन में, जैसे राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन, तो वो पेरेंटल फिनोटाइप है, पेरेंटल प्रोजेनीज कहा जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा फिनोटाइप प्रोजेनीज में देखने को मिल रहा है जो किसी एक पेरेंट का नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर किसी एक पेरेंट से और दूसरे कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को किसी दूसरे पेरेंट से ऑब्टेन किया है, तो आप उसको जनरली क्या कंसीडर करेंगे, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट की तरफ मैं आता हूं। मैंने जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बोला था कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों किए, क्योंकि F1 जनरेशन F2 जनरेशन तो उन्होंने ऑलरेडी देख ही ली थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब वो क्या जानना चाहते थे जिस कारण उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए। तो मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए तो वहां पर उन्होंने एक लॉ प्रपोज्ड की जिसको हमने सेग्रीगेशन बोला, और उन्होंने बताया कि डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील या किसी भी पेयर ऑफ अलील में से दोनों अलील एक दूसरे से इक्वल फ्रीक्वेंसी में सेपरेट होकर गैमीट्स में जाते हैं। यही कारण है कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो हमें 3:1 मिलता है। मेंडल वेरीफाइड करना चाहते थे कि क्या सेग्रीगेशन जो अलील्स का हो रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, क्या अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करता हूं तब भी अलील का सेग्रीगेशन वैसा ही होगा। यह वेरीफाइड भी मेंडल करना चाहते थे। और साथ में मेंडल देखना चाहते थे कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर के दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर क्रॉस किया जाएगा तो इनहेरिटेंस किस तरीके से होगा। अभी तक आपको एक नई इंफॉर्मेशन ये मिली कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि नॉन पेरेंटल प्रोजेनीज भी ऑब्टेन हो सकती हैं जो कभी आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देख ही नहीं सकते। तो अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंडक्टेड किया और वेरीफाइड किया उन्होंने उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आए हुए रिजल्ट से, तो उनको पता चलता है कि जो एक कैरेक्टर के दो अलील्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन आपको एग्जैक्टली जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलता है, सिमिलरली आपको वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसमें उनको F2 जनरेशन में जो प्रोजेनीज मिली जिनका फिनोटाइप 4 डिफरेंट टाइप्स का था, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम एक ही कैरेक्टर को लेकर स्टडी करें, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही एक कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें, दोनों कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करने पर, दोनों कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने पर तो आपको आंसर मिल ही गया कि जो रेशियो होता है वो 9331 होता है। यानी कि मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या होता है, 9331 होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं वेरीफाइड करना चाहता हूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को भले ही आपने लिया पर एक कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टोटल आपको पता करना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में आपको मालूम करना है कि टोटल येलो कलर के प्लांट्स यानी येलो सीड्स रखने वाले प्लांट कितने बने। मैं बिल्कुल उस प्लांट को भी येलो कंसीडर करूंगा जो राउंड येलो है, और उस प्लांट को भी मैं येलो कंसीडर करूंगा जो रिंकल्ड येलो है, क्योंकि आप केवल एक कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटी को डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, केवल इसलिए कि आप वेरीफाइड कर सकें रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने राउंड येलो और रिंकल्ड येलो को दोनों को एक साथ ले लिया क्योंकि उसमें कलर ऑफ सीड येलो है, इसलिए मैं कह सकता हूं टोटल येलो कलर सीड्स कितने बन रहे हैं। तो जो राउंड येलो हैं वो भी येलो हैं और वो बन रहे हैं 9/16, और जो रिंकल्ड येलो है क्योंकि वो भी येलो है क्योंकि आप एक ही कैरेक्टर के लिए लेकर स्टडी कर रहे हैं तो वो मैं बोलूंगा 3/16। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि टोटल F2 जनरेशन में येलो कलर सीड्स रखने वाले जो आपको प्रोजेनीज मिल रहे हैं वो 9/16 प्लस 3/16 इज इक्वल 12/16। दैट मीन्स सिंप्लीफाइड कर दूं अगर मैं तो 3/4, यानी कि टोटल आपको जो रेशियो मिल रहा है, टोटल आपको जो प्रोजेनीज मिल रही हैं F2 जनरेशन में वो कितनी मिल रही हैं जो येलो कलर की सीड्स रखती हैं। तो आपका आंसर होगा 12/16, जिसको सिंप्लीफाइड कर दूं तो मैं 3/4 बोल सकता हूं, यानी हर 4 में से 3। अब मैं आपसे बोलूं कि ग्रीन जो कि कलर ऑफ सीड का दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ग्रीन, टोटल F2 जनरेशन में ग्रीन कलर के सीड्स रखने वाली प्रोजेनीज कितनी मिल रही हैं, भले ही वो राउंड ग्रीन हो या रिंकल्ड ग्रीन हो, पर उनमें एक कॉमन चीज आप ले रहे हैं ग्रीन। तो मैं कहूंगा राउंड ग्रीन आपको 3/16 मिल रही है जो एग्जैक्टली ग्रीन है, इसलिए उनको आप यहां पर काउंट करेंगे, और रिंकल्ड ग्रीन में क्योंकि ग्रीन है सीड का कलर उसको भी आप यहां पर काउंट करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16। तो टोटल कितनी मिल रही है तो आप बोलेंगे 3/16 प्लस 1/16 इज इक्वल 4/16। सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने 1/4। तो एक चीज आप गौर करिए कि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को करिए, पॉली हाइब्रिड क्रॉस को करिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को करिए, लेकिन एक कैरेक्टर जो होगा
उसका जो इनहेरिटेंस होगा या एक कैरेक्टर के जो पेयर ऑफ अलील्स होंगे F1 हेट्रोजाइगस के पास, वो अपना सेग्रीगेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते हैं, यानी अलील अलील से बिल्कुल इक्वल फ्रीक्वेंसी में सेग्रीगेट होगा। यानी कि मैं यहां पर बिल्कुल कह सकता हूं कि जब मैं सेल्फ पॉलिनेटेड करता हूं F1 प्लांट को इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पर भी जो येलो और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी, येलो और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी वो 3:1 होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होती थी। और अगर मैं दूसरे कैरेक्टर जो है उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के रेशियो को बताऊं तो वो भी एग्जैक्टली 3:1 वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर बताया। यानी कि राउंड और रिंकल्ड सीड का सेग्रीगेशन भी 3:1 होगा, भले ही क्रॉस डाइहाइब्रिड हो। येलो और ग्रीन का भी सेग्रीगेशन जो होगा वो 3:1 होगा, लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो प्रोजेनीज मिलेंगी दोनों कैरेक्टर के फिनोटाइप के बेसिस पर बात करूं तो राउंड येलो आपको 9 मिलेंगी, राउंड ग्रीन आपको 3 मिलेंगी, रिंकल्ड येलो आपको 3 मिलेंगी और रिंकल्ड ग्रीन आपको 1 मिलेंगी। यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो हमेशा याद रखिए आप 9:3:3:1 होगा। और जबकि जीनोटिपिक रेशियो तो अभी फिलहाल आपको ये चीज रट लेना है, आगे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत सिंपल लेक्चर्स आगे मैं आपको देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, पेंटाहाइब्रिड किसी भी क्रॉस में आप जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो बिना समय बर्बाद किए 1 मिनट से भी कम टाइम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये रट लीजिए कि मेंडल के मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था F2 जनरेशन का, दैट इज 9:3:3:1, और जीनोटाइप का रेशियो जो मिलता है वो 1:1, 2:4:2, 1:1। तो फिलहाल तो ये आप याद रख लीजिए, बाकी आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकालना आएगा। तो यहां पर हमने एक चीज जो सीखी वो बहुत सिंपल है कि मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा याद रखिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि सिस अरेंजमेंट क्या है, ट्रांस अरेंजमेंट क्या है, किन दो कैरेक्टर के किन दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किया। मेंडल को F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस मिला वो एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करता था। डेफिनेटली डाइहाइब्रिड क्रॉस भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव कर सकता है इन F1 हेट्रोजाइगस कंडीशन। एंड F2 जनरेशन को जब ऑप्टेन किया फ्रॉम द सेल्फिंग ऑफ F1, तो आपको वहां पर याद रखना है कि पेरेंटल गैमीट्स कौन से हैं जो F1 से प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स आप किन्हें बोलेंगे। और आपको यह भी याद रखना है कि जब F2 जनरेशन आपको मिलेगी तो उसमें कौन से ऐसे प्रोजेनीज हैं जो पेरेंटल फिनोटाइप रखने वाले प्रोजेनीज हैं या जिनको आप सिंपली पेरेंटल प्रोजेनीज कह सकते हैं, और कौन से ऐसे प्रोजेनीज हैं जो नॉन पेरेंटल यानी कि रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप रखने वाले प्रोजेनीज हैं। आपको याद रखना है फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, 2:4:2, 1:1। इसके बाद आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पार्ट 2 में बताऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, जो इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस के ही इंटरप्रिटेशन पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का, मैं आपसे बात करूंगा अगले लेक्चर में अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।